हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया, वेरी गुड। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। आप लोगों ने पीछे वाले लेक्चर पढ़ लिए होंगे, सभी ने पढ़ लिए ना, शाबाश। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमारी CFT चल रही है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो उसी के आगे हम पढ़ते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद समझ में भी आया होगा। ओके, तो देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है ना, वो उसको पढ़ ले पहले, ठीक है ना। पहले पीछे वाली क्लास देखें, फिर उसके बाद ये देखेंगे। ओके, देखो तो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सीखी थी कल कि वीक फील्ड होगा तो किस प्रकार से, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो किस प्रकार से, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतनी बार आया हुआ कि जिसकी कोई गिनती नहीं। ओके, क्या क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा आपके पास कि ना, आप लोगों के आपको ना D4 कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे, ठीक है। D4 कॉन्फ़िगरेशन आपके पास, उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाएं फॉर ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, ठीक है। और पहला ऑप्शन दे देंगे कि यदि आपके पास वीक फील्ड है तो लिखो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख के दिखाओ। या फिर किस प्रकार से देंगे, या फिर इस प्रकार से दे देंगे कि ना, पेयरिंग एनर्जी वीक फील्ड है, इट मींस पेयरिंग एनर्जी क्या रहेगी? ग्रेटर देन किससे? डेल नॉट से। समझ ना, यदि वीक फील्ड है तो डेल नॉट की वैल्यू कम तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा। या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, या इसी को और किस वे में दे सकते हैं कि पेयरिंग एनर्जी क्या है? कम किससे? डेल नॉट से। समझ रहे हो भाई? डेल नॉट ज्यादा इट मींस स्ट्रॉन्ग फील्ड तो स्प्लिटिंग ज्यादा क्रिएट करेंगे, तो फिर पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। समझ गए? इस प्रकार से। तो देखो हम सिंपल सा लिख देंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बनाओ अपने डब्बे। ऑक्टाहेड्रल में किस प्रकार से स्प्लिट होती है? 3 तो नीचे और 2 ऊपर। नीचे वालों का नाम बोलो, सारे बोलो। T2G, ऊपर EG, जी है। डेढ़ डब्बों के भी G लगा रहे हैं, है ना, ठीक है। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन है। यदि हमारे पास पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, खर्चा ज्यादा लगेगा नीचे रहने में और ऊपर जाने में आसान बात है, मींस डिस्टेंस क्या कम है, तो हम कहां जाना पसंद करेंगे? इलेक्ट्रॉन कहां जाना पसंद करेंगे? ऊपर, क्योंकि ऊपर क्या खर्चा कम, नीचे खर्चा ज्यादा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? 1 2 3, और चौथा कहां जाएगा? ऊपर। इट मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से लिखेंगे? T2G EG। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन? 3, और EG में कितने? 1। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इसकी आप लोग लिख दोगे खुद, लिखो। देखो यदि हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड दे दिया या P लेस देन डेल नॉट, तो इट मींस 1 2 3, और ये नीचे वाले T2G और ऊपर वाले EG ऑर्बिटल, EG सेट। तो फिर पेयरिंग किस प्रकार? अब देखो पेयरिंग एनर्जी कम है तो मींस पेयरिंग टेक्स प्लेस होगी। ये जो बीच का गैप ये जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा। तो किस प्रकार से लिखेंगे? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भी नीचे ही, क्योंकि पेयरिंग होगी। समझ गए ना? और पेयरिंग होगी तो फिर कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से लिख देंगे इसकी? T2G EG। T2G में कितने? 4, EG में कितने? 0। ये अपने कॉन्फ़िगरेशन हो गए, ठीक है। कर देंगे सारे बच्चे, ठीक है। अब आपको कुछ भी दे दे, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को दे दिया D7 दे दिया, ठीक है, कि D7 के लिए लिखो आप लोग, और जो हमारी पेयरिंग एनर्जी है ना वो लेस देन है किससे? डेल नॉट से। तो लिख दो, बताओ T2G और EG। तो देखो पेयरिंग एनर्जी कम है, इट मींस पेयरिंग होगी ना, डायल नॉट ज्यादा, इट मींस ऊपर नहीं जाएगा, जो डिस्टेंस है बीच का वो ज्यादा है। तो पेयरिंग होगी तो पहले नीचे बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो T2G में कितने? 6, और फिर 1 बचा, फिर ये कहां जाएगा? ऊपर। समझे? ठीक है। अच्छा, और यदि इसी को यूं पूछ लेता, इसी को लिख के दिखाओ कि यदि पेयरिंग एनर्जी कम है डेल नॉट से, तो लिखो D7 की कॉन्फ़िगरेशन। तो फिर कैसे लिखते? T2G EG। तो पेयरिंग एनर्जी देखो ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है किसे? डेल नॉट से। तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, इट मींस पेयरिंग टेक्स प्लेस नहीं होगी तो पहले नीचे 1 2 3 भरे जाएंगे, ठीक है। देखो 1 2 3 T2G और ये EG, तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगी। तो 1 2 3 फिर 4 5। अब चौथे को तो नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो पेयरिंग एनर्जी यहाँ भी देनी पड़ेगी, यहाँ भी देनी पड़ेगी, लेकिन जो यदि ऊपर जाएगा तो देखो डिस्टेंस भी तो कवर करना पड़ेगा, मींस ये एनर्जी और ज्यादा है, ठीक है। तो कहां रहना पसंद करेगा? फिर नीचे ही। चौथा 1 2 3 4 5 6 और 7, इस प्रकार से। तो बताओ फिर T2G में कितने आ गए? 1 2 3 4 5। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। EG में कितने? 2।
तो हमारी क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन। कर देंगे सभी बच्चे, ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे सारे, बहुत ही आसान है। उसके बाद एक सिंपल सी बात है क्या कि देखो कि जैसे हमारे पास यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो आप लोग बताओ पेयरिंग एनर्जी क्या रहेगी, कम, और डायल नोट की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा। सही बात है। यदि हमारे पास वीक फील्ड है, वीक फील्ड में बताओ पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, डायल नोट की वैल्यू कम। तो फिर आप ये बताओ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहां बनेंगे और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कहां होगी। तो देखो यदि पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग टेक्स प्लेस हो जाएगी ना, और यदि पेयरिंग टेक्स प्लेस हो गई तो फिर स्पिन कैसी होगी, लो। समझ रहे ना। देखो इस प्रकार से हमारे पास 1 2 3 चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया, देखो पेयरिंग हो गई, पेयरिंग हो गई तो देखो अब स्पिन कितनी बची, हाफ और हाफ। यदि पेयरिंग नहीं होती ये ऊपर जाता तो अब देखो स्पिन कितनी, हाफ 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 और हाफ, सभी को ऐड कर देंगे। तो जब पेयरिंग नहीं होती ना तो स्पिन ज्यादा होती है, मींस जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना स्पिन उतनी ही ज्यादा होती है। तो यदि पेयरिंग कम है, पेयरिंग एनर्जी, तो इट मींस पेयरिंग टेक्स प्लेस होगी, और पेयरिंग टेक्स प्लेस होगी तो किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यदि पेयरिंग नहीं हुई तो फिर किस प्रकार के बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हम पहले भी तो देख चुके कि जो वीक फील्ड होते हैं, वीक फील्ड में किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, हाई स्पिन के, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। और स्ट्रॉन्ग फील्ड में कैसे बनेंगे, लो स्पिन के। ओके, अगला देखेंगे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, कि जो हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके अंदर किस प्रकार से स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा देखना है, हम मेन जो पढ़ना था हमने वो ऑक्टाहेड्रल पढ़ना था, ठीक है। देखेंगे इसके अंदर, तो देखो ऑक्टाहेड्रल के अंदर जो स्प्लिटिंग हुई थी ना उसका बिल्कुल रिवर्स स्प्लिटिंग होगी किसके अंदर, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, ठीक है। इट मींस देखो बिल्कुल सिंपल सा है, उसका उल्टा होगी। उल्टा का मतलब अब देखो जो ऑक्टाहेड्रल था उसके अंदर बताओ नीचे कितने ऑर्बिटल्स थे हमारे पास, 3 थे ना, और ऊपर कितने थे, 2। आया याद, ठीक है। नीचे कितने थे, 3, ऊपर कितने थे, 2। तो देखो टेट्राहेड्रल में क्या हो गया, नीचे कितने आ गए, 2, और ऊपर कितने चले गए, 3। हो गया ना उल्टा। बस सिंपल सी बात है, आपने ऑक्टाहेड्रल को याद रखना है, तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग उसका क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। देखो ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जो टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है ना तो उसके जो 4 लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, जो लिगेंड्स आते हैं हमारे पास वो कहां से आते हैं, वो एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स के ऊपर से नहीं आते, वो उनके बीच से आते हैं, ठीक है। जब आप लोगों ने ज्योमेट्री देखोगे आप 3D के अंदर, या आप लोगों ने देख रखी होगी, या इसको हम सज्यूम कर सकते हैं, 3D में हम शो कर नहीं सकते। तो जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है ना वो क्या होती है, एक 3D होती है, और जो लिगेंड्स आते हैं ना वो एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट के ऊपर से नहीं आते, वो उनके बीच में से आते हैं। तो फिर यदि वो बीच में से आएंगे तो जो डी के ऑर्बिटल्स एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, ठीक है, और लिगेंड्स भी कहां से आ रहे हैं, एक्सिस के बीच में से, और जो डी के ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में, उन दोनों में क्या होगा, हेड टू हेड रिपल्सन क्रिएट, इट मींस रिपल्सन ज्यादा होगा किनके बीच में, जिन डी ऑर्बिटल्स की लोब एक्स वाई जेड एक्सिस के बिटवीन लाई कर रही है। ओके, तो बिटवीन किन कौन सी लोब्स होती है हमारी, बिटवीन हमारी लोब्स होती है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, पिछले क्लास में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा, तो इसलिए ये 3 ऑर्बिटल कहां चले गए, ऊपर, मींस एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा। और जो 2 बचे जिनकी लोब से अबव द एक्सिस होती है वो कौन सी होती है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, तो इनकी एनर्जी क्या हो गई, इनके मुकाबले कम, ठीक है। तो इनकी एनर्जी कितनी बढ़ी, इन 3 की एनर्जी बढ़ी 0.4 डेल्टी, और इन 2 की एनर्जी कितनी कम हुई, -0.6 डेल्टी, ठीक है। और इसको हम बैरी सेंटर बोलते हैं, यहाँ पे एनर्जी कितनी मानते हैं हम, 0। ओके, इतना। तो अब देखो, हाँ, फिर इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे ई, क्या बोलेंगे, ई, और इन 3 सेट को क्या बोलेंगे, T2। ओके, ऑक्टाहेड्रल में 3 सेट को क्या बोला था, T2G, और दो सेट को क्या बोला था, EG। टेट्राहेड्रल में याद रखेंगे इन 2 को क्या बोलेंगे, ई, और इन 3 को क्या बोलेंगे, T2। ओके, एक बात और देखेंगे हम कि जो हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है ना ये हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेंगे। सारे बच्चे बोलेंगे बताओ कौन से कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेंगे, हाई स्पिन। हाई स्पिन इट मींस कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग टेक्स प्लेस नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, ऊपर,
ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो ये डिफरेंस होता है इनकी एनर्जी का, ठीक है, ये जो वैल्यू होती है डेल्टा की, ये हमेशा क्या रहती है? छोटी रहती है, ठीक है। क्यों ये डिफरेंस कम क्यों रहेगा? क्योंकि देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कितने लिगेंड्स आते हैं? 4, और ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड्स आते हैं? 6। तो वहां पे जो रिपल्सन होता है ना वो ज्यादा क्रिएट होता है, और टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड इसलिए रिपल्सन कम क्रिएट होता है। तो ये जो एनर्जी गैप होता है ये क्या होता है? हमारा हमेशा छोटा रहता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स हमेशा 1, 2 और फिर कहां जाएंगे? ऊपर। इसलिए पेयरिंग टेक्स प्लेस नहीं होगी। जो पेयरिंग टेक्स प्लेस नहीं होगी तो कॉम्प्लेक्स की कैसी फॉर्मेशन होगी? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। आगे देखेंगे हम CFT फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्रिस्टल फिट स्प्लिटिंग क्या होगी? तो देखेंगे बिल्कुल आसान सा है। जैसे कि जो हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है किस प्रकार से होती है? ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे x, y, z। जैसे हम इसको मान लीजिए हमारा x, ये हमारा z और ये हमारा y। इस प्रकार से होता है, ये x, ये y, ठीक है, और ये z, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस तो होते हैं वो x, y, z से लिगेंड से क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल में क्या होता है? वो इन एक्सिस के बीच से अप्रोच करते हैं 4 लिगेंड, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर किस प्रकार से ज्यूम करें कि देखो यदि मैं इस z एक्सिस को हटा दूं, यदि मैं z एक्सिस को हटा दूं, देखो क्या बचेगा? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही तो बचा, 4 लिगेंड, 1, 2, 3 और 4, बीच में मेटल, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को हम किस प्रकार से अज्यूम करेंगे कि हमने ना जो z एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट चार्जेस थे, लिगेंड्स को CFT में पॉइंट चार्जेस माना है, ठीक है। तो क्या कहा कि जो z एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट चार्जेस आ रहे ना उनको हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो फिर आप एक बात बताओ, z एक्सिस के ऊपर अब कोई भी लिगेंड नहीं आ रहा, तो जब कोई भी लिगेंड नहीं आ रहा तो जो z एक्सिस के जो ऑर्बिटल से है क्या फिर वो रिपेल करेंगे? नहीं करेंगे ना। कि जब z के ऊपर कोई आ ही नहीं रहा, z के ऊपर जब कोई आ ही नहीं रहा तो वो रिपल्सन क्रिएट नहीं करेंगे। तो जिनके अंदर z होगा, जिन ऑर्बिटल्स के अंदर z है, तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? लो, क्योंकि रिपल्सन तो क्रिएट हुआ ही नहीं, क्योंकि z एक्सिस के ऊपर से तो कोई आ ही नहीं रहा, समझ गए ना। तो जिनके अंदर z है, तो देखो ऑक्टाहेड्रल के अंदर हमने ये पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं हम? T2G। ऊपर वाली साइड को क्या बोलते हैं? EG, ठीक है। फिर ये 3 हमारे कौन कौन से थे बताओ? DXY, DYZ और DXZ। और ये हमारा dx² माइनस y² और dz²। तो देखो जिनके अंदर z कंपोनेंट है उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। तो देखो z dxz और dyz, इनमें z कंपोनेंट है ना, इन दोनों की एनर्जी क्या हो गई? कम। और dxy की क्या हो गई? और भी ज्यादा। सेम यहाँ पे z कंपोनेंट कौन सा था? dz², इसकी एनर्जी क्या हो गई? कम। और dx² माइनस y² की एनर्जी क्या हो गई? ज्यादा। ओके, कर लेंगे, बस इतना सा देखना है थोड़ा सा, ठीक है। देखो हमने क्या पढ़ा कि जो स्प्लिटिंग होगी वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होगी? ज्यादा, और टेट्राहेड्रल फील्ड में कम, ठीक है। तो एक रिलेशन होता है कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कितनी ज्यादा होती है, तो हम लिखेंगे कि डेल टी इज इक्वल टू 4/9 डेल नोट। एक ये रिलेशन आप लोग क्या कर लेंगे? याद, ठीक है, कि डेल टी क्या होता है? 4/9 डेल नोट, ठीक है। लगभग 50% के लगभग क्या होता है? डेल नोट, कि मतलब डेल नोट की जो स्प्लिटिंग होगी वो क्या होती है? 50% ज्यादा, किसे? डेल टी से। ओके, अगला देखेंगे हम कि कलर इन कंपाउंड्स, कि जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ना वो क्या शो करते हैं? कलर शो करते हैं, ठीक है। कलर शो क्यों करते हैं? तो आपके पास आ जाए ना जब भी कि बताओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर शो क्यों करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे सीधा सा कि बिकॉज ड्यू टू डी ट्रांजिशन, बिकॉज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। सारे बच्चे बिल्कुल याद कर लेंगे इसको कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर शो क्यों करते हैं? बिकॉज ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ठीक है। डी ट्रांजिशन कैसे? क्या कि जैसे हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 है, 2 है, 3, कितने भी है, तो वो क्या करेंगे? जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ना वो विजिबल लाइट से कहीं से एनर्जी को क्या कर लेता है? अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। फिर एनर्जी लेने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नीचे T2G से कहाँ चला जाता है? ऊपर EG लेवल में, मीन्स हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है ना एनर्जी लेके, तो ये क्या करता है कि रेडिएशंस को क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और उसके बाद जिन रेडिएशंस को, जिन लाइट की वेवलेंथ को इसने अब्जॉर्ब किया, और उसके बाद जो बची, ठीक है, वो सारी ये क्या करेगा? इमिट करेगा। और उन सभी का जो मिलके जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिलेगा ना वो फिर हमें क्या देता है? दिखाई, ठीक है ना। जो कंपाउंड जिस प्रकार का दिखाई देता है वो उस प्रकार की वेवलेंथ को अब्जॉर्ब नहीं करता है,
समझ रहे हो? जैसे कि कोई कंपाउंड रेड कलर का दिखाई देगा तो इस बात का मतलब ये नहीं कि उसने रेड को ऑब्जॉर्व किया, जो कलर वो ऑब्जॉर्व कर लेता ना वो हमारे आंखों को दिखाई नहीं देता। जिन कलर को उसने ऑब्जॉर्व नहीं किया, ठीक है, या जो और भी जितने भी कलर बचे गए विजिबल लाइट में, उन सभी का मिला के जो रिजल्टेंट कलर बचा वो हमें क्या देता है, दिखाई। ठीक है, जैसे कि कोई सब्सटेंस यदि सारे के सारे कलर को क्या कर ले, ऑब्जॉर्व, सभी को ऑब्जॉर्व कर ले, तो वो कंपाउंड हमें किस प्रकार का दिखाई देगा, ब्लैक। और यदि कोई कंपाउंड किसी भी कलर को ऑब्जॉर्व ना करे तो वो कंपाउंड हमें कैसा दिखाई देगा, वो दिखेगा कलरलेस या व्हाइट। ठीक है, ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हमारे पास, इनको याद रख लेंगे आप इसी प्रकार से बना के, किस प्रकार से कि इस प्रकार से करके। तो देखो हमारी जो विजिबल लाइट होती है उसमें कितने कलर होते हैं, 7 होते हैं। कौन से, विबग्योर, पता है सभी को। तो देखो इसको किस प्रकार से याद रखेंगे कि वी और आई को छोड़ देना बीच में, ठीक है, BGYOR, विबग्योर हो गया इस प्रकार से। तो देखो एक बार क्वेश्चन आता है कि यूं पूछेंगे आपसे कि बताओ कोई कलर, कई बार क्वेश्चन आता है तो ये यूं पूछते हैं कि ये बताओ कि कोई कंपाउंड ना हमें ग्रीन कलर का शो हो रहा है, ठीक है, तो ये बताओ उसने किस कलर की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्ब किया। तो हमारा उत्तर क्या होगा, उसने रेड कलर की वेवलेंथ को क्या किया, ऑब्जॉर्ब किया। ठीक है, उल्टा सुल्टा, यदि वो रेड कलर का शो होता है तो फिर किस प्रकार की कलर की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्ब किया होगा, ग्रीन कलर की। ठीक है, यूं पूछ ले कि बताओ कोई कंपाउंड ब्लू कलर का शो होता है तो बताओ उसने किस कलर की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्ब किया, तो ऑरेंज कलर की। और यदि ऑरेंज कलर का शो होता है तो ब्लू कलर को ऑब्जॉर्ब करेगा। ओके, ठीक है। एक दूसरा आप लोगों से यूं पूछ ले कि ना D10 कॉन्फ़िगरेशन है जैसे हमारे पास D10, तो D10 के लिए बताओ कंपाउंड कलर शो करेगा या नहीं। तो हम लोग क्या देखेंगे, D10 के अंदर कॉन्फ़िगरेशन सारे डी ऑर्बिटल्स क्या फुलफिल हो गए, तो क्या अब dd ट्रांजिशन टेक्स प्लेस हो सकता है, इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर जा सकते हैं, जगह ही नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड हमारे क्या होंगे, कलरलेस। तो वहां पे dd ट्रांजिशन टेक्स प्लेस नहीं होगा। दूसरा पूछने D0 बताओ, तो D0 कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो dd ट्रांजिशन टेक्स प्लेस कहां से होगा। ओके, वो भी कैसा रहेगा हमारा, कलरलेस। ठीक है, एक बात है छोटी सी हटके कि कई कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं होते, मीन सारे पेयर्ड होते, लेकिन वो फिर भी कलर शो करते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, इतना से याद रखेंगे, क्या होता है वो सारी बाद की बात है। ओके, एक एग्जांपल है हमारे पास, आप लोग सोल्व करो इसको। ये बताओ क्या ये dd ट्रांजिशन शो कर सकता है, और यदि dd ट्रांजिशन शो करेगा तो इट मींस ये कंपाउंड कैसा है, मींस ये पूछा है कि कलरलेस है या कलर्ड है। तो यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मींस कलर्ड मिलेगा, और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस। करो जल्दी से सोल्व करो। इट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। सबसे पहले टाइटेनियम पे बताओ कितना चार्ज आएगा, इसके निकालते हैं, x मानते हैं, प्लस में वाटर पे कितना होता है 0, इक्वल टू में क्या लिखेंगे, प्लस का 3। तो टाइटेनियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, प्लस की 3। तो टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ जल्दी से सारे बच्चे, 22। क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 3d4s, 18 यहां तक हो गया, 18 तो 20 और 2 22। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, टाइटेनियम +3 की लिखेंगे तो 3 बाहर निकालेंगे, 2 तो s में से जाएंगे और 1 d में से, तो क्या बचा केवल 3d1। इट मींस d में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो ऊपर जा सकता है, और जब ऊपर जाएगा तो फिर वो कलर को क्या करेगा, शो करेगा, वो कंपाउंड कलर को क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, तो जो हमारे पास ये कंपाउंड होता है ये शो करता है हमारे पास पर्पल कलर। किस कलर का कंपाउंड होता है, पर्पल कलर का। ठीक है, तो जब स्टडी की तो ये पाया गया कि ये जो हमारे पास जो कंपाउंड है ना वो ग्रीन और येलो जो वेवलेंथ है विजिबल लाइट की, ग्रीन और येलो को क्या करता है, ऑब्जॉर्ब। ठीक है, ग्रीन और येलो को क्या करता है, ऑब्जॉर्ब। और उसके बाद जितने भी कलर बचे उन सभी कलर को मिला के जो कलर बना वो कौन सा बना, पर्पल। तो ये किस प्रकार का होता है, पर्पल कलर का। अगला देखते हैं हम, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी। जो बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आइन। इस बात का मतलब कि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना मेटल की, वो स्प्लिटिंग को उतना ज्यादा क्या करेगा, बढ़ाएगा। ओके, जैसे कि मेरे पास किसी कॉम्प्लेक्स में एक Fe+2 है, एक Fe+3 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कौन से वाले कॉम्प्लेक्स की जो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा मिलेगी, Fe+3 की। ओके, मीन्स हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर इज द स्प्लिटिंग एनर्जी। ओके,
दूसरा नेचर ऑफ मेटलाइन। नेचर ऑफ मेटलाइन में हमारे पास डी ब्लॉक के अंदर सीरीज होती है 3D, 4D, 5D। ठीक है, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे 3D सीरीज से जब 4D पे, 4D से 5D पे, तो जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो 3D के जो एलिमेंट्स हैं उनसे ज्यादा स्प्लिटिंग कौन क्रिएट करेंगे, 4D के एलिमेंट्स, और 4D सीरीज के एलिमेंट्स से ज्यादा स्प्लिटिंग कौन क्रिएट करेंगे, 5D सीरीज के एलिमेंट्स। ओके, मींस ऊपर से नीचे आएंगे ट्रांजिशन सीरीज के अंदर तो क्या होगा, स्प्लिटिंग बढ़ेगी। तीसरा ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री के बारे में हम पढ़ चुके कि यदि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो स्प्लिटिंग होती है ज्यादा, और यदि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है तो स्प्लिटिंग क्या होती है, कम। ठीक है, अगला नेचर ऑफ लिगेंड। ये भी हम पढ़ चुके कि लिगेंड का नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज्यादा, और वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग कम। ओके, देखो अब हम इसकी लिमिटेशन और देख लेते हैं कि सीएफटी की लिमिटेशन क्या थी। तो जो पहली लिमिटेशन है वो क्या थी कि भैया सीएफटी ने जो बॉन्ड मानी इनके बीच में वो क्या मानी थी, प्योरली आयनिक। इसने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ भी नहीं बताया, वो इसकी क्या थी, लिमिटेशन। ठीक है, दूसरी इसने जो अनायनिक चार्ज के जो लिगेंड्स थे, ठीक है, जैसे कि F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, इसने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में गा रखा उनको सबसे पीछे। इसने क्या कहा कि वो कैसे हमारे पास वीक लिगेंड, लेकिन जबकि उनके पास नेगेटिव चार्ज है, इसने नेगेटिव चार्ज के लिगेंड्स को क्या बताया, वीक फील्ड लिगेंड, जबकि वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दो इसकी क्या थी, लिमिटेशन। इसके बाद हमारे पास दो थ्योरी और आती है, एक होती है हमारे पास LFT लिगेंड फील्ड थ्योरी, और एक होती है हमारे पास MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये हमारे +2 के लेवल से बाहर है। ठीक है, हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे। अब देखो हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन। तो ये बात हमें पता ही है कि जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, वो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। ठीक है, तो थोड़ा सा वो देखते हैं। तो देखो यदि हमारे पास इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स की यदि फॉर्मेशन होती है कि जैसे ये हमारे पास मेटल है, इसके साथ हमने 4 लिगेंड्स को ऐड किया तो फॉर्मेशन क्या हो गई, ML4। ठीक है, मेटल लिगेंड के बीच में क्या आ गई, बॉन्ड। ठीक है, अच्छा हमारे कंपाउंड सॉल्यूशन के अंदर स्टेबल क्यों रहते हैं, क्योंकि मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड क्या रहती है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब देखो अब इनके बीच में फिर इक्विलिब्रियम आ जाता है। ठीक है, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको हमने बोल दिया बीटा। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम किस प्रकार से लिखते हैं, आप लोगों ने सीख रखा है +1 क्लास से। इस तरफ जो प्रोडक्ट होती है उनकी कंसंट्रेशन ऊपर, और नीचे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, M कंसंट्रेशन ऑफ ML4, और बटे में M कंसंट्रेशन और L, और जो इनके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, रेज़ टू द पावर में। ओके, अब उसके बाद यदि हम इसको स्टेप वाइज देखें कि स्टेप वाइज किस प्रकार से, तो देखो सबसे पहले एक मेटल था, एक लिगेंड आएगा। ठीक है, मिलकर क्या बना दिया, ML। इसका हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट किया, K1 से डिनोट कर दिया। तो किस प्रकार से करेंगे, ऊपर तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और बटे में रिएक्टेंट्स की लिख देंगे। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या किया, अब ML के साथ हमने एक L और आया तो किसकी फॉर्मेशन होगी, ML2 की। K2 लिखो, लिख दोगे, ऊपर तो प्रोडक्ट थी और नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिख दिया। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ML2 के साथ फिर एक और लिगेंड आ गया अटैच, और किसकी फॉर्मेशन हुई, ML3 की। इसके लिए K3 लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख देंगे, ऊपर तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बटे में रिएक्टेंट की। उसी प्रकार से अगला स्टेप। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, कि हर एक स्टेप से। तो देखो ये जो हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट है बीटा, ये किसके बराबर होता है, ये होता है K1 × K × K3 × K4, मीन्स जितने भी हैं उतने। ठीक है, तो जो हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है वो स्टेप वाइज कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, बराबर होता है। जब आप इन सभी वैल्यूज को रखोगे इस प्रकार से मल्टीप्लाई में, और जब हमारे पास यही आएगा। ठीक है, बीटा को क्या काम है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब यदि मैं इस बात को उल्टा कहूं कि यदि मैं इस कंपाउंड को पानी में तोड़ूं, मींस डिसोशिएट करूं, वैसे बहुत ही थोड़ा सा डिसोशिएट होगा। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पानी के अंदर डिसोशिएट होते नहीं, बहुत थोड़े से होते हैं। तो यदि मैं इस बात को यूं कहूं कि जैसे मेरे पास ML4 है, इसको मैंने पानी में तोड़ा तो किस प्रकार से टूटेगा, M4L, और फिर क्या आ जाएगा, थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग बताओ, हम इसको तोड़ रहे हैं तो अब इसको कौन सा कांस्टेंट बोलेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट।
डिसोसिएशन कांस्टेंट या इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब तोड़ रहे हैं ना, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट या इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट अब किस प्रकार से लिखेंगे हम, ऊपर तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन और बटे में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन हो गया। अब आप लोग देखो, ये हमारा इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो जो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट के क्या है, रिवर्स नहीं है। देखो इसमें तो नीचे ML4, इसमें ऊपर, इसमें जो नीचे है वो ऊपर, है ना। इट मीन्स जो हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है वो इनवर्सली होता है किसके, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट के। जो हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट की या डिसोसिएशन कांस्टेंट की। ओके, एग्जांपल से समझते हैं हम कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये किस प्रकार से टूटेगा, Cu+2 और NH3, ठीक है। जैसे थोड़ा सा टूटेगा इसमें क्या आ जाएगा वापिस से इक्विलिब्रियम, और इसको हम क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पे हमारा Cu+2 NH3 ऊपर 4 और बटे में Cu NH3 की 4+2, ठीक है। और यदि अब मैं मानूं कि ये रिएक्शन रिवर्स हो रही है इस प्रकार से, Cu+2 4 NH3 इक्विलिब्रियम और इससे बना Cu NH3 की 4+2। तो अब मैं बात किसी करूंगा स्टेबिलिटी कांस्टेंट की। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा, इसका रिवर्स। लिखो सारे बच्चे, हो गए, है ना। तो दोनों एक दूसरे क्या है, रिवर्स। तो ये हमारा इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट और ये हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओके, अब हम देखते हैं फैक्टर से अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आयन की कौन कौन से फैक्टर कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम। तो देखो जितना ज्यादा चार्ज होगा ना सेंट्रल एटम के ऊपर, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा, ठीक है। जितना ज्यादा चार्ज होगा, जैसे कि एक M+2 एक M+3, तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी, M+3 की। जितना ज्यादा चार्ज मींस वो लिगैंड को उतनी पावर से अपनी तरफ क्या करके रखेगा, अट्रैक्ट। तो जब उतनी पावर से अट्रैक्ट करके रखेगा तो इट मींस बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, और यदि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो फिर स्टेबिलिटी भी ज्यादा। ओके, तो फिर हम देखें कि बेसिक नेचर ऑफ लिगैंड्स। बेसिक नेचर मतलब कि लिगैंड्स के ऊपर जितने ज्यादा लोन पेयर हो, तो जितने ज्यादा लोन पेयर उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर, और जितने ज्यादा बेसिक कैरेक्टर उतनी ज्यादा टेंडेंसी लोन पेयर को डोनेट करने की। तो बॉन्ड क्या बनेगी, स्ट्रॉन्ग। तो जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो फिर स्टेबिलिटी भी ज्यादा। अगला, प्रेजेंस ऑफ चिलेट रिंग। चिलेट आया यार, चिलेट रिंग आई थी हमारे पास कि ऐसे लिगैंड जो 5 या 6 मेंबर रिंग की क्या करते हैं फॉर्मेशन, जैसे कि ईएन हमारे पास इथाइलिन डायमीन। जब हम इथाइलिन डायमीन को जोड़ेंगे तो एक 5 मेंबर रिंग की क्या होती है, फॉर्मेशन। तो ऐसे लिगेंड्स जो 5 और 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन करते हैं उनको क्या कहते हैं, चिलेट रिंग। तो जिन कॉम्प्लेक्सेस में चिलेट रिंग होती है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। और ज्यादा स्टेबल वही कंपाउंड होते हैं जिनमें 5 और 6 मेंबर रिंग होती है, ठीक है। और यदि एक और पॉइंट की बात करें तो हम क्या कह देंगे कि साइज, मेटल का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा बॉन्ड उतनी ज्यादा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। ओके, तो ये हमारे पास हमारी यूनिट थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि लगभग हमने सारा कवर करवा दिया, ठीक है। तो अब ये हमारा लास्ट लेक्चर था और हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या हो गई, खत्म, ठीक है। तो सारे बच्चे पढ़ लेंगे। और मेन बात, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सारे क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब, है ना। कहना पड़ता तुम लोगों को, क्या करोगे सारे बताओ, सब्सक्राइब।